कल की जोरदार तेजी के बाद बाजार में आज कंसोलिडेशन का मूड हल्की बढ़त के साथ निफ्टी में लगातार चौथे दिन बढ़त। हालांकि बैंक निफ्टी में फ्लैट कारोबार, साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप दिन के ऊपरी स्तरों पर। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। जियो के बेस टैरिफ में बढ़ोतरी से रिलायंस इंडस्ट्रीज भागा, करीब 2% चढ़ के निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही भारतीय एयरटेल में फुल जोश, शेयर 1.5% मजबूत। उधर दूसरे डिविडेंड पर विचार से वेदांता करीबन 2% ऊपर। वहीं स्पॉटलाइट शेयर एसआरएफ में खरीदारी। ऑटो, ऑयल एंड गैस शेयरों में तेजी, दोनों इंडेक्स करीब 1% मजबूत। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, हुंडई में लगातार दूसरे दिन तेजी, लेकिन रियल्टी और डिफेंस में मुनाफा वसूली 2% तक फिसले। हैल, बीईएल और बीटीएल। कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी में छूट से टेक्सटाइल शेयर्स में जोश। वर्धमान टेक्सटाइल करीबन 7% दौड़ा। साथ ही विल्सन लिविंग, अरविंद और गोकुलदास एक्सपोर्ट में भी जोरदार तेजी। सीएनबीसी आवाज की मुहिम का हुआ बड़ा असर। नॉन बेंचमार्क इंडेक्स पर सेबी ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। रेगुलेटर का प्रस्ताव 20% से ज्यादा न हो किसी एक शेयर का वेटेज। टॉप 3 शेयरों की वेटेज लिमिट भी 45% पर रखी। वहीं बैंक निफ्टी और बैंकेक्स में शेयरों के ज्यादा वेटेज से उतार चढ़ाव का अब हम उठाते रहे हैं लगातार मुद्दा। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और मार्केट आज देखें तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और डेज हाई की तरफ लग रहा है निफ्टी बढ़ता हुआ। एक डिप आई थी, वहां पे फिर से बाइंग होती हुई नजर आई और 24,915 के लेवल पर करीब आपको 38 अंकों की बढ़ोतरी के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कंसोलिडेट ही कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी कल याद होगा रिलेटिवली निफ्टी से एक अंडर परफॉर्म किया था बैंक निफ्टी ने। आज भी बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। फ्लैट कारोबार बैंक निफ्टी में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का हाल थोड़ा अच्छा लग रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप आप देखें तो वहां निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी के साथ डेज हाई पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे, आधा फीसदी की तेजी के साथ। तो जाहिर तौर पर क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीदारी बढ़ी तो ब्रेथ सुधरता हुआ दिखेगा आपको। 1722 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी और 895 स्टॉक्स पे थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप हाल देखें तो ऑटो स्पेस में फिर से बाइंग नजर आ रही है, करीब आधा 1% के करीब चढ़ता हुआ ये इंडेक्स। साथ ही ऑयल एंड गैस स्पेस में आज अच्छी तेजी। वहीं बैकफुट पे आज फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी फ्लैट है। रियल्टी में भी थोड़ा प्रेशर, फार्मा भी थोड़ा प्रेशर और प्राइवेट बैंक्स में फ्लैट कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल मोटा मोटी ये स्थिति आपकी मार्केट की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि यहाँ से कोई रिवर्सल्स के साइन दिख रहे हैं कि नहीं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इस सब पे चर्चा करेंगे और आपके क्वेश्चंस भी एड्रेस करेंगे। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट कैसा लग रहा है। हालांकि निचले स्रोत से एक खरीदारी फिर से होती हुई दिखी है निफ्टी में और ब्रॉडर मार्केट में भी बाइंग आई है। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या करना चाहिए आज ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी देखिए, मार्केट एक रेंज बाउंड में फंस गया है। अब ऊपर में 25,000 का एक अहम रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, जहां कल जिस लेवल से मार्केट स्लिप हुआ था, और एक ऑप्शन राइटर्स का जोन भी है। और नीचे में 20 डेमा एक सपोर्ट बन गया जो कि 24,750 का जोन है। तो हमें लग रहा है कि इसी रेंज में ही मार्केट रहेगा। ऊपर 25,000 के आसपास में आया तो जिनके पास भी लॉन्ग है, एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। फ्रेश लॉन्ग 25,050 के ऊपर ही करने की सलाह है। तो हमें लग रहा है 25,000 पे वापस आके आज अगर मार्केट आता है तो वहां पे वापस एक रेजिस्टेंस एरिया देखने मिलेगा। और अगर आप देखेंगे मार्केट के कंट्रीब्यूशन में तो रिलायंस, भारतीय और ऑटो शेयर्स का कंट्रीब्यूशन है, वहीं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस जरूर है और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी को एज अवॉइड ट्रेड करना चाहिए। अभी फोकस सिर्फ निफ्टी में रखें और डिप पे खरीदारी की सलाह रहेगी निफ्टी में, और ऊपर में 25,000 के जोन पे प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह रहेगी। ओके,
ओके, तो इस टाइम पे अगर हम मूवर्स और लूजर्स की बात करें तो दोनों ही साइड में हैवी वेट्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मार्केट को ड्रैग किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मार्केट को अप मूव की तरफ लेके जाया जा रहा है। चलिए अब वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर रखते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन में ऑलरेडी आ गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी सवाल है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो आपकी क्वेरीज हैं उनको एड्रेस किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप मुझे, श्रेया को या फिर CNBC आवाज को टैग करके भी अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। पहले जो दर्शक हैं वो बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज जी। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है, मेरे पास निफ्ट इंफोसिस का 50 शेयर है जो कि 1735 पर खरीदा है और अभी Okay. लगभग 17% लॉस चल रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए हमें? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, आप बताइए। ओके, 1735 की इन्फोसिस के अंदर बाइंग है। काफी ज्यादा करेक्शन वहां से देखने को मिला है। 14 तारीख को एक अप मूव आया था लेकिन वापस से एक कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है आफ्टर 14 अगस्त। हर सेक्टर में हमने देखा है कि एक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया है, चाहे वो GST को लेके हो, चाहे वो टेरिफ्स को लेके हो। एक अच्छा खासा रिलीफ आता हुआ दिखाई दिया जिसके एंटिसिपेशन में उस सेक्टर ने और स्टॉक स्पेसिफिक भी हम देखें तो मूव दिखाया। लेकिन IT काफी लंबे टाइम से एक पेन से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। भैती सर, क्या करा जाए? IT को इस टाइम पे छोड़ दिया जाए या फिर यहाँ पे अभी भी टाइम है कि पोजीशन लोअर लेवल्स में बनाई जा सकती है? जी जी, देखिए हमारा काउंट्रा व्यू है आईटी पे। हमें लग रहा है कि आईटी यहाँ से भी गिर सकता है और स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी उनमें गिरावट और देखने मिल सकती है। वहीं मिड कैप आईटी पे हम बुलिश है। हमें लग रहा है कि शायद वहाँ पे कोई डिप आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर मैं इन्फी की बात करूँ तो देखिए एक अच्छा स्टॉक था ये पोर्टफोलियो का, लेकिन अब TCS इन्फी इन सब में काफी प्रेशर कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है और स्टॉक अगर आप देखेंगे अपने 200 डेमा से भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां सेलिंग कंटिन्यूसली बरकरार है। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। 1420 का स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है अगर थोड़ा ये सस्टेन करता है तो शायद 1500 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, अगर थोड़ा सस्टेन करता है तो 1500 तक का जोन इन्फी में आपको दिख सकता है। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं और 1420 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इन्फोसिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। शुभलिंग जी जुड़ रहे हैं कर्नाटक से। शुभलिंग जी, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मैडम। या योर क्वेश्चन। मैडम, मेरा 2 शेयर पर राय लेना है। एक PNB हाउसिंग परचेज है 850 रुपीज, अराउंड 1 ईयर से परचेज है, अराउंड 500 शेयर। भी हाल ही में वो CEO जाने के बाद बहुत नीचे गिर गया है। इसके बाद ओपिनियन 3 to 6 मंथ क्वार्टर में क्या हो सकता है ना, या मैं ऐड करूं या उसको निकलूं उधर से? दूसरा काउंटर क्या बताया शुभलिंग जी आपने? IRB में परचेज किया है 500 शेयर, वो भी 1 ईयर से है। ये शॉर्ट टर्म में कुछ हो सकता है क्या? नहीं तो निकलो। ये बहुत 1 ईयर से वेट कर रहा हूँ, नीचे आ रहा है शेयर। ओके शुभलिंग जी, ठीक है। पहले PNB हाउसिंग फाइनेंस एड्रेस कर लेते हैं आपका क्वेश्चन। PNB हाउसिंग फाइनेंस ही का आपने 31 जुलाई को अच्छा मूव दिखाया था और 986 तक गया था ये, तो 986 से करेक्ट होकर अब 803 पे कर रहा है कारोबार। लॉस में है, 1 साल में कुछ अच्छा मुनाफा तो आया नहीं है। आशीष जी, अब करना क्या चाहिए इनको? यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाए या फिर अभी भी टॉलरेट करे इस पर्टिकुलर काउंटर को? क्योंकि पेयर्स के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है PNB हाउसिंग। 1 महीने में सबसे ज्यादा करेक्शन 25% का करेक्शन झेला है इसने। क्या करना चाहिए? जी जी, देखिए 30% की ऑलरेडी करेक्शन हो चुकी है। रिसेंट जो हाइस थे 1100 के जोन से, और हमें लग रहा है कि एक मैनेजमेंट चेंज, सिंगल पर्सन एंटिटी चेंज से कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर रिएक्शन था। तो स्टॉक F&O में है तो यहाँ पे शॉर्टिंग जरूर हुई है और आज ये बैंड से भी बाहर निकलते हुए देखने मिला है। और आप देखिए जैसी बैंड से निकला है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग क्लियरली विजिबल है, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक को। अगर ये पोजीशन ऐड कर सकते हैं तो इन लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे पोजीशन ऐड भी की जा सकती है। 770 का एक स्टॉक लॉस स्ट्रिक्टली रखे स्टॉक में। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 890 तक का जोन में देखने मिल सकता है। 770 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ऐड भी कर सकते हैं और अच्छा अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं यहाँ पर आशीष जी। 800 तक का टारगेट फिलहाल आपको आता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा सवाल इनका IRB पर था
44 पे चल रहा है अभी, 500 शेयर्स इनके पास IRB के। यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है कि आशीष जी क्या करना चाहिए, क्योंकि आज तो आताफीजी की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। पिछले एक महीने में लगभग 8% टूटा है और इस साल में अब तक तो 24% से ज़्यादा की करेक्शन दिखा दिया है। 46 तक गया था, माफ़ कीजिएगा 67 तक गया था, फिर करेक्ट होकर 44 पे। जी देखिए, इसमें प्रेशर है आरबी इंफ्रा में, और है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। एवरेजिंग करने की सलाह स्ट्रिक्टली नहीं रहेगी स्टॉक में, और हमें लग रहा है कि अगर कोई पुल बैक आए तो उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा रहा है इन्हें 42 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय IRB इंफ्रा के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दर्शक कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ। योगेश जी जुड़े हैं फरीदाबाद से। योगेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? आई एम कैरिंग TCS 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 3164। ओके, I want to know whether we should average for at this price, because this price is very low, right? So the current price is very low right now. So is it the right time to do the average? ओके, ठीक है। TCS 1000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 3164 की बाइंग है और अभी चल रहा है करीबन 3000 के आसपास। अकॉर्डिंग टू मी एवरेजिंग का इस टाइम पे मतलब मूड माहौल तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन भैती सर से अच्छे से जान लेते हैं। भैती सर, क्या लग रहा है, एवरेजिंग करी जाए इन लेवल्स पे? जी देखिए, एक स्ट्रिक्ट सलाह रहेगी कि लार्ज कैप आईटी में एवरेजिंग करने की गलती ना करे। यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्रेशर शायद और भी बढ़ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो पोजीशन है सिर्फ उसे होल्ड कर ले। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2950 का SL मेंटेन करे। अगर आप देखेंगे चार्टिकली भी स्टॉक अपने 3 इयर्स के लो पर वापस आ चुका है। जो 3 साल की बढ़त थी, ऑलमोस्ट 2022 के जोन थे, वहां तक ये वापस स्लिप हो चुका है और कंटिन्यूसली सेलिंग बरकरार है इसमें। इन लेवल्स पे भी अगर आप देखेंगे कोई रिस्पाइट नहीं है या कोई खरीदारी का कोई ऐसा मैन्यूवर नहीं हो रहा है स्टॉक में, तो यहाँ पे कॉशियस है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 2950 का SL मेंटेन करे और एवरेजिंग ना करे मिड कैप लार्ज कैप आईटी में। ओके, लार्ज कैप आईटीज में एवरेजिंग करने की फिलहाल गलती ना करें, स्ट्रिक्ट एडवाइस आशीष जी की तरफ से आती हुई। अभी फिलहाल आपको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए, 2950 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। धीरज बंसल जी जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। धीरज जी सुप्रभात। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, सवाल आपका। मैडम, मैंने GMR एयरपोर्ट्स लास्ट ईयर परचेज करा था 88.5 रुपीज पे, और उसके बाद से जब वो डाउनफॉल आया था तो मैं वेट करता गया। अभी 1 साल हो गया उसको। अब मेरा मतलब मेरे को फंड चाहिए, तो मेरे पास 1 मंथ का ही टारगेट, मतलब 97 तक अगर वो चला जाता है तो मैं सेल आउट करने का सोच रहा हूँ। तो 97 तक कब तक जाएगा? ओके, अभी तो फिलहाल 90 पे कर रहा है कारोबार। GMR एयरपोर्ट 3000 क्वांटिटी ठीक है इनकी। करना क्या चाहिए, कब तक जाएगा 97 तक? सवाल टारगेट इन्होंने फिक्स कर रखा है 97 तक जाएगा तो ये निकल जाएंगे। कहाँ जोन देख रहे हैं आशीष जी, कब तक पहुंचेगा 100 रुपए तक? ये देखिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 97 से लेके जो 100 का जोन है। और ये स्टॉक 7 से 8 बार पिछले 2 साल में अटेम्प्ट किया उसे पार करने का, और हर बार वो फेल होता हुआ देखने मिला है। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो जुलाई में ये जरूर 96 या 97 तक गया था और वहीं से वापस स्लिप हुआ है। तो एक रेजिस्टेंस एरिया है। हमें लग रहा है कि 95 का एक जोन रहेगा जहां पे अगर आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ना। 97 तक का वेट नहीं करना चाहिए। नीचे में जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 88 जो इनका कॉस्ट प्राइस है, वहीं पे SL मेंटेन करो और 95 के जोन पे प्रॉफिट एक बार बुक कर ले। ओके, तो 97 के जोन में वापस से आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुजरात से पिनाकिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। पिनाकिन जी गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग मैडम। सो एक्चुअली मेरे पास कोल इंडिया का 1000 शेयर है। मेरा एवरेज कॉस्ट है 410 रुपीज। सो मेरा क्वेश्चन है कि कोल इंडिया बहुत टाइम से 380-400 के आसपास मूव कर रहा है, तो इफ आई हैव टू होल्ड इट और आई विल स्विच और सेल कर सकता हूँ। और मेरा एक्चुअली 2 साल तक मैं रख सकता हूँ, लेकिन कैन आई गेट मतलब 20% दिखेगा या स्विच करूँ? अगर हम बात करें पिछले साल से, तो फरवरी तक तो लगातार इसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन फरवरी के बाद एक फुल स्टॉप लगा है और उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट में इसने अपनी ट्रेजेक्टरी को पकड़ा है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा अप मूव यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है। भैती जी क्या लगता है, क्या करना चाहिए? 2 साल का पर्सपेक्टिव ये लेके चल रहे हैं और इस टाइम पे 386 पे कारोबार कर रहा है, 410 की खरीद है, क्या करें?
जी देखिए, एक पेशेंस टेस्ट कर रहा है कोल इंडिया इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों का। पिछले 6 महीने से एक बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन में फंस गया है। ऊपर में जो जोन बन गया है वो 405 और नीचे में 380 का जो जोन है उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उतना ही बड़ा या क्लीन ब्रेकआउट भी देखने मिलता है। और वो ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में आएगा उसका प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहता है। लेकिन हमें लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप स्ट्रांग बना हुआ है, होल्ड कर रहा है स्टॉक 380 का स्टॉप लॉस 380 के जोन में। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 370 का एसएल मेंटेन करे। बड़ा मूव इसमें देखने मिलेगा जब ये 410 का ब्रेकआउट दे देता है, और अगर 410 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर इसमें 500 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे पोजीशन को। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे वो 440 एंड 480 के रहेंगे। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 375 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, 375 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 400 तक का अगर रेंज ब्रेक करता है तो और अपसाइड पोटेंशियल 500 तक के देखने को मिल सकते हैं। कोल इंडिया में फिलहाल होल्ड करने की राय आशीष जी की तरफ से। अब थोड़ा सोशल मीडिया की क्वेरीज भी एड्रेस कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से भारतीय एयरटेल परफॉर्म कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल का चार्ट रखेंगे सवाल इस पर। 1.5% की तेज़ी के साथ भारतीय एयरटेल कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। और टेलीकॉम स्पेस पे एक अच्छी रिपोर्ट भी थी। Q1 में अगर आप देखें तो टेलीकॉम रेवेन्यू 16% साल दर साल बढ़ा है। और जेफरीज की पिक में शुमार भारतीय एयरटेल और हेक्साकॉम वो कह रहे हैं कि आगे चल के और अच्छा परफॉर्म करेगा। अब सवाल यहाँ पे आशीष जी, भारतीय एयरटेल 1922 अच्छी रैली हमने देखी इस पर्टिकुलर काउंटर में, 2045 तक भी गया। क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? अभी फिलहाल इन लेवल्स पर हाथ लगाएं या फिर थोड़ा वेट करें? डिप्स में ऐड करने की स्ट्रैटेजी है या फिर लेवल्स कंफर्टेबल लग रहे हैं आपको? क्या स्ट्रैटेजी भारतीय एयरटेल में? जी देखिए, काफी आउट परफॉर्मर रहा है ये मार्केट को। रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बनी हुई थी। जरूर थोड़ा सा ओवरहैंग रहा, जो ब्लॉक डील्स हुए उनके कारण इसमें सेलिंग देखने मिली है हमें। लेकिन हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से न्यूज फ्लो बना है आज, जो इनका बिजनेस अपग्रेड रहेगा, आरपुस बढ़ने के कारण वो काफी पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है या चेज किया जा सकता है इस मोमेंटम को। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1900 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है भारतीय में वापस 1990 और 2050 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो 1990 2050 तक के लेवल्स इस टाइम पे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं भारतीय एयरटेल में। इससे पहले श्रेया, आपको भी आवाज आई थी। बहेती सर, आपके पास पेट है कोई? नहीं। अच्छा, मेरे को पीछे से आवाज, तुम्हें भी आई थी आवाज? हाँ, मुझे आ रही थी कंचन। शायद अच्छी आवाज़ थी, प्यारी किलकारी जैसी आवाज़ थी। पर मैंने गेस नहीं किया शायद पेट होंगे या बच्चे होंगे। चलिए, कोई बात नहीं। बहेती जी, एक सवाल आया है अभिषेक जी का वेदांता के ऊपर। वेदांता 21 तारीख को अपना जो सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है उसका भी ऐलान करने वाला है। तो ये बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस टाइम पे वेदांता में उनको क्या करना चाहिए। ये वेदांता और साथ में जो हिंदुस्तान जिंक है, दोनों को ही होल्ड करके चल रहे हैं दो। तो आपका इस टाइम पे पर्सपेक्टिव मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए वेदांता में? जी देखिए, आज इनफैक्ट हमारी बाय कॉल में था वेदांता। सुबह खुलने के बाद से ही चार्ट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनी है और कंटिन्यूसली हर टिक के साथ ये स्ट्रेंथ और बढ़ते हुए देखने मिल रही है। अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो जो एवरेज वॉल्यूम होता है उसको ऑलरेडी इसने सरपास कर चुका है। करीब 6 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए, जो कि 470 से 475 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करे पोजीशन को या फ्रेश लॉन्ग भी लिया जा सकता है। कोई डिप में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 442 का एसएल मेंटेन करें। ओके, तो फिलहाल वेदांता पे रहा। एक और सवाल अंकित गौरव जी पूछ रहे हैं और इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की 1460 की कॉल ले रखी है आशीष जी, 7 रुपये पे। कह रहे करंटली इट इज़ एट 3.9 रुपी, प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू। क्या हिदायत इनको आईसीआईसीआई बैंक 1430 पर 1460 की इनकी कॉल? जी देखिए, काफी आउट ऑफ द मनी कॉल हो चुकी है और ये अब की जो एलटीपी चल रही है वो 4 रुपए के करीब चल रही है। हमें लगता है कि इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि प्रेशर में है आईसीआईसीआई बैंक। और हमें लग रहा है कि शायद ये कॉल आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर हो जाएगी, जीरो हो सकती है, इसके होने की चांसेस ज्यादा है इसमें। तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक का ऑलरेडी डेल्टा जो है वो सिर्फ 0.2 का ही बचा है, तो यहाँ पे एग्जिट कर ले इसमें। ओके, तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह। बहेती जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे।
तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद लेके आएंगे आपके लिए क्रिप्टो कॉर्नर। एनबीसी आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो कॉर्नर में। आज हमारे साथ जुड़े हैं अल्फा कैपिटल के CEO मुकेश जिंदल। मुकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एंड जिस तरह से हमने ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, वेब3 का एक प्रोग्रेस आता हुआ देखा है इंटरनेशनली तो सही, लेकिन इंडियन मार्केट्स में भी इसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ने लगी है। किस तरह से आप देखते हैं इसको एज एन एसेट क्लास, और क्या आप कहेंगे कि अब ये धीरे धीरे मेन स्ट्रीम आने लगा है? है क्योंकि ऑल टाइम हिट पे है। 2 साल पहले बिटकॉइन का लेवल 17,000 था, इस समय $1,17,000 टर्म्स में ऑलरेडी 7 गुना हो गया है, तो काफी न्यूज वगैरह में है। अब मैं अगर बात करूं बिटकॉइन की, क्रिप्टो की, देखिए ये रिलेटिवली एक नया एसेट क्लास है। ये जो फर्स्ट टाइम बिटकॉइन आया था जनवरी 2009 में आया था, तो इसको सिर्फ 16 साल हुए हैं। बाकी जो एसेट क्लासेस हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड, वो तो 1000 ऑफ इयर्स से हैं, और इक्विटी 200-300 साल से है। तो कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो एक स्कैम है और इसलिए वो उससे दूर भी रहते हैं। बट मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि जनरली आप देखिए कोई भी स्कैम होता है, जैसे टुलिप मैनिया स्कैम है या कोई और स्कैम भी है, वो इतने लंबे टाइम तक नहीं चलता। आज बिटकॉइन के एग्जिस्टेंस को 16 साल हो गए, तो ये यहाँ पे डेफिनेटली रहने वाला है। और ग्लोबली क्या है, ये बिटकॉइन बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए बड़ा हो गया, देखिए सारी गवर्नमेंट्स इसे प्रमोट कर रही हैं। यूएस में एक बहुत बड़ा एसेट क्लास बन गया है। लास्ट ईयर बिटकॉइन का ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यूएस में अलाउ हुआ। इस समय टोटल कॉर्पस जो बिटकॉइन के ETF में लगा हुआ है वो $150 बिलियन लगा हुआ है, जो कि 13 लाख करोड़ है। बहुत बड़ा कॉर्पस है। और अगर आप पूरे क्रिप्टो की मार्केट को देखें तो पूरे मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $4 ट्रिलियन है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के साइज का है। बिटकॉइन का साइज अपने आप में $2.3 ट्रिलियन है, और अगर हम गोल्ड की बात करें तो $23 ट्रिलियन पे, तो लगभग 10% पे आ गया है, डिस्पाइट सिर्फ 16 साल के एग्जिस्टेंस पे। तो बिटकॉइन काफी पॉपुलर हो रहा है, और पॉपुलर होने का कारण भी है मनीषा। आप देखिए लास्ट 15 साल में, जब से बिटकॉइन आया है, 12 साल में, 15 में से 12 साल में बिटकॉइन टॉप परफॉर्मर एसेट क्लास है। इसका पर एनम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 80% से ज्यादा है। इतना कंसिस्टेंट एसेट क्लास अभी तक कोई आया नहीं है, तो इन्वेस्टर्स के लिए नया है। आप इसको ये मानिए, जब अर्ली 2000 में इंटरनेट आया था तो लोगों को समझ में नहीं आया था ये क्या करेगा। लोगों ने इमेजिन नहीं किया थी कि एक दिन आप इंटरनेट के थ्रू, ऐप के थ्रू खाना बुक कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं। तो लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा ये कितना डिसरप्शन करेगा। एब्सोल्युटली मुकेश, आप एब्सोल्युटली एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साउंड कर रहे हैं क्रिप्टो के लिए, बट आपने ऑल राइट पॉइंट्स यहाँ पर हमें बताए हैं। मार्केट कैपिटल से लेके जिस तरह की ग्रोथ प्रोग्रेशन हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। जहाँ तक अडेप्टेबिलिटी की बात है, जैसे आपने कहा लोगों को अभी भी थोड़ी सी कंसर्न है बिकॉज ये एक बहुत नया एसेट क्लास है, लेकिन आप कहेंगे इसने अपने आप को प्रूव किया है विद द काइंड ऑफ गेन्स जो हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, वन। और दूसरा, जिस तरह से हम दूसरे एसेट क्लासेस में देखते हैं, आपको लगता है ये भी एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर SIP के तौर पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? डेफिनेटली मनीषा, इसमें क्या है, इन्वेस्टर्स को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। ये नॉर्मल एसेट क्लास की तरह नहीं है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इन्वेस्टमेंट को, इसको कैसे देखिए जनरली जो चीज स्टॉक मार्केट में 4 साल में होती है वो क्रिप्टो मार्केट में 1 साल में होती है। कहने का मतलब ये है, 4 साल में अगर हम बोलते हैं इक्विटी आपको 14-15 देगा रिटर्न, तो यहाँ पे ये पर एनम एवरेज रिटर्न हम जो क्रिप्टो से एक्सपेक्ट करते हैं 60% का एक्सपेक्ट करते हैं। हम बोलते हैं 1 साल में मार्केट, स्टॉक मार्केट गिरेगा 20-25%, क्रिप्टो होने को 80-90% भी गिर सकता है। तो इसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लगभग 99% इन्वेस्टर्स क्रिप्टो में पैसा नहीं बनाते हैं। वो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि वो पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। वो तब आते हैं जब मार्केट ऊंची होती है। जैसे अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स अब आ रहे हैं क्योंकि 3 साल से रैली चल रही है। जब मार्केट गिरा हुआ था तो नहीं आ रहे थे। तो इसमें कुछ थंब रूल मुकेश, आपने कहा 99% क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बनाते। कितने परसेंटेज इन्वेस्टर्स इक्विटी में पैसा कमाते हैं? बहुत कम कमाते हैं। मेरे पास एक्चुअल डेटा तो नहीं है, बट फ्यूचर्स पर वो भी 90s में है जो नहीं कमाते हैं। बिल्कुल, फ्यूचर्स में भी 92% लोग नहीं बनाते हैं।
तो डेफिनेटली, बट इन्वेस्टर्स को हाँ या मुकेश, मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या एसआईपी यहाँ पर किया जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आप बहुत छोटे से निवेश कर सकते हैं, आपको कोई बहुत बड़ी यहाँ पर राशि डालने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये एक बेहतर तरीका है? जैसे आपने कहा हाईज पे पैसा लगाने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा हमेशा लगाते रहें। बिल्कुल मनीषा, आपने सही बात बोली है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को समझना बहुत मुश्किल होता है, फास्ट होता है, तो उसके लिए एसआईपी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। क्योंकि एसआईपी के थ्रू आप हर महीने खरीदते रहेंगे तो वो एवरेज आउट हो जाएगा, आपको मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्रिप्टो में जो कर रहे हो 10 साल के लिए पैसा लगाएं, आप इसमें एसआईपी करें और भूल जाएं। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में अगर आप अपने 100 रुपए का 1-2 रुपए भी इसमें डाल दोगे तो ये बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा 10 साल में। इंटर जनरेशनल वेल्थ इससे बन सकती है। तो मनीषा, आपने सही कहा, एसआईपी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन बना के रखना है ताकि मार्केट डाउन भी है तो आप बाइंग करते रहें। मुकेश, एक ट्रेडर होता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। जहां तक क्रिप्टो की बात है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, क्रिप्टो में एडवाइस इन्वेस्टर को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एसेट एलोकेशन फॉलो करें। एंड क्योंकि आप अगर पास्ट रिटर्न देख के, क्योंकि मैं जब इन्वेस्टर से बात करता हूं, काफी जो इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें यंगस्टर्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा पैसा डाल देते हैं, अपनी सारी सेविंग डाल देते हैं, 50% डाल देते हैं और फिर वो सब खो देते हैं। तो इसमें एसेट एलोकेशन से ये होगा कि आप 4-5% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का ना डालें और वो पैसा डालें कि जीरो भी हो गया तो कोई बात नहीं। तो एसेट एलोकेशन डालें। तो मुकेश, आप कहेंगे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ट्रेडिंग में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में 90% लोग नहीं बनाते और यहाँ पे इतना फास्ट है तो 99% लोग नहीं बना पाएंगे। बेटर आप ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें। मुकेश जिंदल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही क्रिस्प शब्दों में, बहुत क्लैरिटी के साथ हमें क्रिप्टो मार्केट्स, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रिप्टो कॉर्नर पर समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे यहाँ पर और अपडेट्स, न्यूज और स्टॉक मार्केट एक्शन। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX। Co-powered by